रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से मोदी सरकार की जो सरकार आई है 2014 के बाद, जिसे देखते हुए आए दिन कोई ना कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं मोदी जी के मंत्रियों द्वारा या उनके विधायक, एमएलए और एमपी के द्वारा या उनके समर्थकों के द्वारा। तो जो भी काम होता है, जब भी कोई काम होता है तो बीजेपी वाले यही बोलते हैं कि ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किए जा रहे हैं। जो भी भारत में काम होता है, चाहे विकास का या किसी भी तरह का, तो ये भी काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा जो एक टिप्पणी की गई थी राहुल गांधी जी के प्रति कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना कैसे करवाएगा। तो इसी पर जो भारत देश में समाजसेवियों में जो रोष पैदा हुआ है कि इस प्रकार की जो बातें करते हैं जो बड़े लेवल के मंत्री हैं कि जाति के संबंध में या छोटी छोटी गालियां देते हैं ये सदन के अंदर, इसको देखते हुए सारे भारत देश में रोष है। इसी विषय को लेकर आज हम उपस्थित हैं आगरा के वरिष्ठ समाजसेवी हरि गौतम विमल जी के पास, और आइए जानते हैं किस प्रकार जो ये टिप्पणी की गई है राहुल गांधी के प्रति, उसे देखते हुए क्या कहना चाहेंगे सर। बहुत बहुत साधुवाद अमित जी, आपको आज आप एक ज्वलंत समस्या को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। निसंदेह जैसा आपने कहा, 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, तब से भाजपा के बहुत सारे नेता, चाहे वो मंत्री हों, चाहे सांसद हों या विधायक हों, उनकी तरफ से जातिगत आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर बहुत सारी ऐसी अशोभनीय टिप्पणियाँ की जाती हैं जो सभ्य समाज में असहनीय है और बहुत ही निंदनीय है। जितनी इनकी निंदा की जाए उतनी कम है। परंतु चूँकि ये टिप्पणियाँ ये नेता क्यों करते हैं, इसका जहाँ तक मेरा सोच है और ये अनुभव है, ये बताता है क्योंकि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या आरएसएस के प्रमुख हों, इन लोगों का जो इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं उनको खुला संरक्षण होता है। अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह की ओछी हरकत करे, ओछी स्टेटमेंट दे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, गिरिराज सिंह हों या साक्षी महाराज हों यूपी के, या दूसरे अन्य नेता हैं जो इस तरह की जातिगत और सांप्रदायिक टिप्पणियाँ करते हैं जिससे देश में जो है वैमनस्यता फैलती है, वो एक तरह से ये सभी नेतागण नरेंद्र मोदी के या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के एक तरह के क्लोन हैं, क्योंकि उनको अपने बड़े नेताओं से जो शिक्षा मिलती है या जिस तरह का संरक्षण मिलता है उसी के आधार पर वो बयानबाजी करते हैं। यदि बड़े नेताओं का इन्हें संरक्षण नहीं होता तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अनुराग ठाकुर पूर्व में भी मोदी गवर्नमेंट में मंत्री थे और इस बार भी मंत्री हैं। दिल्ली में एक प्रदर्शन किया था मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा, तो उसमें भी इन्होंने जाके इस तरह की गंदे शब्द इस्तेमाल किए थे। मुझे उन्होंने जो कहा था उसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने कहा देश के गद्दारों को जूते मारो सालों में। बताइए, गोली मारो। हाँ, गोली मारो सालों में, जूते मारो सालों में। ये जो है इस तरह का एक केंद्रीय मंत्री इस तरह की बयानबाजी कर रहा है तो उसका देखिए मानसिक स्तर कितना नीचा है। अभी जातिगत जनगणना की बात लोकसभा चुनावों में और उससे पूर्व भी होती रही है। भाजपा के साथ में जो एनडीए में नीतीश कुमार हैं, उन्होंने तो घोषणा कर ही दी थी जब वो मुख्यमंत्री थे पूर्व में, जब आरजेडी के साथ में उनका गठबंधन था, तो उन्होंने घोषणा की थी कि बिहार में हम जातिगत
गणना कराएंगे मत, तो उनकी जाति तो नहीं पूछते हैं अनुराग ठाकुर या बीजेपी वाले कि भाई नीतीश कुमारी की जाति का क्या है। भाजपा के दूसरे और अन्य सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो राजभर हों, ओम प्रकाश राजभर उनकी पार्टी, या वो संजय निषाद हों उनकी पार्टी के लोग भी जातिगत गणना की बात करते हैं, जाति गणना की बात करते हैं, जनगणना की बात करते हैं, तो उनकी जाति तो ये कभी नहीं पूछते। अब चूँकि राहुल गांधी मुखर होकर और मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं और उनके ऊपर पूरे विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि वो जनता की जो समस्या हैं उनको अपने स्तर से सदन में उठाएं, तो उन्होंने जो देश की जनता, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी बहुत पुरानी मांग है कि देश में जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि देश में एससी की आबादी कितनी है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, उसी के आधार पर उनका जो रिजर्वेशन का प्रतिशत है निर्धारित किया जाए। ये पुरानी मांग है, परंतु भाजपा सरकार द्वारा जो है इसको टाला जा रहा है। इसका कारण ये है कि इनको लगता है यदि जाति के आधार पर वास्तविक गणना हो गई तो ओबीसी को जो अभी तक जो हम लोग कहते हैं कि 51-52% है, वो 60-65% हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट की भी जनसंख्या बड़ी है, एसटी की बड़ी है, तो इन लोगों को आबादी के अनुपात में इनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि इस देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज है वो तरक्की करे। हालांकि ये लोग बयानबाजी तो उनके हित में करते हैं कि आरएसएस और भाजपा में कोई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता, वो उनकी भलाई के लिए भी बात करते हैं। विदेशों में जाएंगे तो ये बोलेंगे कि ये हम बुद्ध की धरती से आए हैं। भाजपा और आरएसएस के लोगों की ये एक चालाकी होती है कि जो स्टेटमेंट ये देते हैं करते उसके बिल्कुल विपरीत है। पहले जनता और अभी वर्तमान में कुछ लोग हैं जो इनके बहकावे में झूठी मूठी बातों में आ जाते हैं, परंतु अब देश का बहुसंख्यक बुद्धिजीवी और बहुजन समाज के लोग भी ये समझ चुके हैं कि भाजपा और आरएसएस के लोगों की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये तो रही अनुराग ठाकुर की जो टिप्पणी है उसके ऊपर। सर अगला सवाल ये है कि जो दिल्ली में संसद भवन के परिसर में जो बाबा साहब और महात्मा गांधी जी और अन्य महापुरुषों की वहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई थी, उनको हटाकर या तो उन्हें हटाया जा रहा है या किसी न किसी बहाने से वहाँ से हटाने की कोशिश की गई। तो वो तो अच्छा हुआ कि जो संविधान समर्थक जो हैं जिन्होंने एक तरफा वोट देकर इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाया और जो मोदी जी की जो सरकार है उसको ढीला कर दिया, तो अगर 400 पार हो जाते तो हो सकता है ये मूर्तियाँ भी हटा देते और संविधान को भी बदल देते और मतलब एक राजा और गुलामों की तरह इस देश को चलाते। तो इसको देखते हुए जो मूर्तियाँ हटाई गई हैं वहाँ संसद भवन के परिसर से, उसको देखते हुए 9 अगस्त को एक बड़ा ही आंदोलन होने वाला है जंतर मंतर पर। तो उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, जो मूर्ति वहाँ से हटी है वहाँ पे स्थापित होनी चाहिए और जो लोगों में रोष है उसके विषय में भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विगत 3 और 4 जून की रात्रि को जब देश में सोया हुआ था और शासन प्रशासन 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना कराने की तैयारी में लगा हुआ था, तो उसी मध्य रात्रि को पुराने संसद भवन के प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, ज्योतिबा फूले जी और बहुत सारे बहुजन और देश के महापुरुषों की वहाँ प्रतिमाएं थीं, जिनसे बहुत सारे लोग प्रभावित और प्रेरित होते थे। और जब कभी भी विपक्ष के नेतागण या सत्ताधारी दल के नेता जब कभी भी धरना प्रदर्शन करते थे तो ये महापुरुषों की प्रतिमा के नीचे बैठ के करते थे। बाबा साहब की
प्रतिमा के समय के धरना प्रदर्शन के अलावा बाबा साहब के अनुयायी, बहुसंख्यक समाज के अनुयायी 14 अप्रैल और 6 दिसंबर के विशेष अवसरों पर वहाँ बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते थे, जिसमें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ विपक्ष के नेता गण वहाँ जाके बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते थे और पूरे देश के उनके बाबा साहब के अनुयायी वहाँ एकत्रित होते थे और बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते थे। अब मालूम नहीं भाजपा को महात्मा गांधी, बाबा साहब, ज्योतिराव फूले जो समाज सुधारक रहे हैं हमारे देश में, उनसे इतना क्यों डर लगता है कि ये लोग उनकी मूर्तियों से भयभीत होते हैं और कुछ उनकी विचारधारा का तो ये लोग ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनके समर्थक अब काफ़ी जागरूक हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और उनकी इतनी हैसियत भी है कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को अब इस देश से ख़त्म नहीं होने देंगे। तो ये लोग भाजपा आरएसएस के लोग, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर हों, प्रधानमंत्री हों, कोई भी हो, इनकी मानसिकता ये है कि जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके वो इन लोगों की प्रतिमाओं के साथ कभी खिलवाड़ करते हैं, कभी इनके नाम पर स्मारक बने हुए हैं उनका नाम बदलते हैं, मतलब ये टुच्चूपने की राजनीति करते हैं। तो इसी नीति के अनुसार इन्होंने वहाँ से ये सब प्रतिमाएं हटा दी और बैक साइड में ये प्रतिमाएं रख दी हैं, जहाँ पर इन्होंने जो आरएसएस के नेता थे वीर सावरकर वगैरह, उनकी भी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। अब समस्या ये उठती है कि बाबा साहब के अनुयायी 14 अप्रैल 6 दिसंबर को जो वहाँ कार्यक्रम करते थे, अब वहाँ प्रतिमाएं हैं नहीं और वो दूसरे प्रतिमाओं के साथ उनकी प्रतिमा है, तो वहाँ वो कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाएंगे। तो अम्बेडकर अनुयायी में बहुत बड़ा रोष है, पूरे देश के अम्बेडकर अनुयायी में बहुत बड़ा वो है रोष है। अभी पिछले महीने ही जो है दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन का 1 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था, जिसमें दिल्ली और आसपास के प्रदेशों के अलावा हमारे आगरा से भी अम्बेडकर अनुयायी संविधान बचाओ संघर्ष समिति के लिए जो काम कर रहे हैं सम्मानित साथीगण, वो सब लोग गए थे, उन्होंने उस पर प्रतिवाद किया था। उस बैठक में कांग्रेस के उदित राज भी थे, राजेंद्र पाल गौतम थे और दूसरे अन्य जो है सामाजिक धार्मिक के संस्थाओं के पदाधिकारी थे, जिन्होंने वहाँ आह्वान किया था कि यदि प्रतिमाएं शीघ्र ही यथास्थान वापस नहीं की जाती तो देश में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो उसी घोषणा के अनुक्रम में अब आगामी 9 अगस्त को जंतर मंतर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हो सकता है उसमें संसद घेराव का भी उसमें कार्यक्रम सम्मिलित है, जिसमें हम सब लोग आगरा से प्लान कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जाएं, ताकि अपने महापुरुषों की जो प्रतिमाएं जो एक ऐतिहासिक प्रतीक रूप ले चुकी थी, वहाँ पर विदेशी लोग भी आते हैं दिल्ली में, दिल्ली केंद्र की राजधानी है, तो इन प्रतिमाओं के सम्मान में, अपने महापुरुषों की विचारधारा के सम्मान में बहुत सारी संख्या में लोग पूरे देश के 9 अगस्त को वहाँ इकट्ठे होंगे। तो मैं देश के समस्त अम्बेडकर अनुयायियों से ये विनम्र अपील करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में 9 अगस्त को दिल्ली पहुँचें और जो कार्यक्रम आयोजित किया गया विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के द्वारा, उसको बहुत बड़े पैमाने पर सफल बनाने का प्रयास करें, ताकि ये जो है दोहरे आचरण वाली सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ है, इसको हम अपनी शक्ति का एहसास कराकर इसको विवश कर दें कि वो मूर्तियाँ पुनः उन्हीं स्थान पर स्थापित की जा सके। सर एक विषय और है कि जिस प्रकार से जो हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो कोई पदक जीत के लाते हैं या वर्ल्ड कप जीत के लाते हैं या जीत के आते हैं खेलों में, तो मोदी जी उनसे मिलने भी जाते हैं, मिलते भी हैं और वार्तालाप करते हैं, लेकिन वही खिलाड़ियों पर अगर कोई आपत्ति आ जाती है तो ना तो उनसे बात करते हैं ना उनकी सुनते हैं। जिस प्रकार से आज भी हमारे देश की जो पहलवान बेटियां हैं वो लोग भी मतलब उनके साथ में भी अभी न्याय नहीं मिला है उनको, और जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उसके द्वारा जो उनको उत्पीड़न किया गया था
और आज भी वो खुला घूम रहा है, और जबकि उस पर FIR भी हो चुकी हैं। तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे कि मोदी जी उन पर तो जो जीत के आते खिलाड़ी उनसे तो बात करते हैं, और जो परेशान होते खिलाड़ी उनकी समस्या नहीं सुनते हैं। मैंने जैसे पूर्व में ही कहा था कि भाजपा और RSS के लोगों की कथनी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। अच्छे जो भी अच्छा कार्य होता है उसका श्रेय लेने का ये लोग प्रयास करते हैं, परंतु जब भी कोई विपरीत स्थिति होती है तो उससे ये दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो जब जो पहलवान बेटियां थीं, उन्होंने तत्कालीन जो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे ब्रजभूषण सिंह, जो भाजपा के सांसद थे, वर्तमान उनका बेटा वहाँ से सांसद है, उनके ऊपर उन बेटियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। तो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व या सरकार है, उन्होंने उन बेटियों की मदद नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम था भाजपा को बेटियों की इज्जत से ज़्यादा अपने वोटों को संरक्षित रखने का ज़्यादा चिंता थी। उन्हें मालूम था कि लोकसभा चुनाव में यदि से पूर्व हमने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई की या उनको जेल भेजा तो उत्तर प्रदेश का ही नहीं और दूसरे अन्य प्रदेशों का जो ठाकुर समाज है वो भाजपा से नाराज़ हो जाएगा, और भाजपा को ठाकुर समाज वोट नहीं देगा तो उनको राजनीतिक क्षति हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने ब्रजभूषण का जो है सहयोग किया, और पहलवान बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने एक आवाज़ भी नहीं बोली। इसी तरह मणिपुर की एक घटना थी। मणिपुर में बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ एक जातिगत आधार पर और संप्रदाय आधार पर जो विगत लगभग 1-1.5 साल से जो दंगा चल रहा है, वहाँ भी हमारे देश के यशस्वी और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उन पर कुछ नहीं बोलते हैं, और वहाँ जाना तो दूर, वो लोकसभा में उनके ऊपर भी एक स्टेटमेंट भी नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जो वहाँ पीड़ित लोग हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट लोग हैं, वो माइनॉरिटी में हैं। हिंदू लोग वहाँ जो है मेजॉरिटी में है, और उनको जो सरकार है बीजेपी की, वो जो बहुजन जो हिंदू समाज के जो संप्रदाय के लोग हैं उनका संरक्षण करती है, और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने की वजह से वहाँ जो मणिपुर में जो बौद्ध समुदाय के लोग हैं, ईसाई समुदाय के लोग हैं, उनके साथ हिंदू जाति के लोग वहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा करते हैं। तो ये भाजपा की कथनी करने का अंतर है कि ये लोग जब कोई अच्छा काम होता है तो श्रेय लेने का पूरा प्रयास करते हैं, कोई मौका चूकते नहीं हैं, परंतु जहाँ कहीं अपने उत्तरदायित्व की बात होती है तो उत्तरदायित्व लेने से दूर हट जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करते। सर एक सवाल और है कि जिस प्रकार से आजकल बाबा पैदा हुए हैं, आपने भी देखे हैं, तो अलग अलग तरीके के फतवा जारी कर देते हैं। इसी तरह का एक बाबा जी और हैं जिनका नाम है प्रेमानंद महाराज, जिनके द्वारा एक आपत्तिजनक बयान फतवा जारी किया गया कि हिंदू महिलाओं को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, जबकि हमारे देश की जो सरकारें हैं या जो समझदार लोग हैं वो मतलब परिवार को सीमित रूप से मतलब 2 बच्चे के साथ में खुश रहना चाहते हैं और अपने बच्चों को सही से पालन पोषण कर सकें, उनका भविष्य बन सके, वो ऐसे काम करते हैं। और जो बाबा हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि 4-4 बच्चे पैदा करो, तो जब ये बताओ और 4 बच्चे पैदा करें, उन्हें ये कहते हैं कि जैसे आखिर उनका तो संदेश यही है कि मुसलमानों से लड़ाने के लिए। तो जब आपकी सरकार है और सेना है, सब कुछ है, तो जब सेना है, सब कुछ है, तो आपको ऐसी बातें करने की क्या ज़रूरत है महिलाओं के प्रति? जो बाबा इस प्रकार के फतवा जारी कर रहे हैं उसके विषय में भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान युग जो है वैज्ञानिक युग है, और वर्तमान समय में जिस तरह की विभिन्न देशों की आर्थिक स्थितियां हैं और पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है बहुत ज़्यादा है, तो आजकल का जो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है ना, वो सीमित परिवार तक रहना चाहता है। उसे मालूम है कि आजकल 2 बच्चों का भी भरण पोषण और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि देश में रोज़गार तो है नहीं,
सरकार और बाबा रोजगार की बात तो नहीं करते हैं, परंतु इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं जो न केवल अवैज्ञानिक और अविकसित सोच की पूरक है। तो इस तरह की ये बयानबाजी करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि देश में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंड ये बाबा लोग ही फैलाते हैं। बाबा लोग काल्पनिक बातें लोगों को बताते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं, लोगों को बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं। तो सरकारों को तो चाहिए, मेरे हिसाब से मेरी तो ये मांग रहेगी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की विभिन्न पार्टियों की सरकार है, कि जो कथावाचक हैं या इस तरह के बाबा हैं जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर अशिक्षित लोगों को, विशेषकर महिलाओं को दिग्भ्रमित करते हैं, उनके आयोजनों पर, इस तरह के सार्वजनिक आयोजन है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। और इस तरह की जो अविकसित सोच को बढ़ावा देते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, तो ये इस तरह की बयानबाजी के विरुद्ध भी उनके खिलाफ कार्रवाई सरकारों को करनी चाहिए। क्योंकि बाबा लोग देश में आए दिन बढ़ रहे हैं, उनको करना धरना तो कुछ नहीं है। देश की उत्पादकता में उनका कोई भी योगदान नहीं रहता है, परंतु देश में जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ये जहर घोलने का काम करते हैं, देश में अशांति पैदा करने का काम करते हैं। तो मेरा तो सरकार से अपील है कि ये जितने भी मठाधीश हैं, बाबा हैं, मंदिरों में बड़े बड़े खाते पीते रहते हैं, इनको कुछ न कुछ रोज़गार के काम में लगाया जाए, जिससे देश में उत्पादकता में वृद्धि हो और इनका देश के विकास में कुछ योगदान किया जा सके, प्रयोग किया जा सके। तो दर्शकों, आज जिन विषयों पर हमने वार्ता की समाज सेवी हरि गौतम विमल जी से, तो इसी के साथ में विदा लेते हैं। और हमारे चैनल पर आप कमेंट करके भी बताएं कि हमारा जो आज का विषय कैसा लगा आपको, और आप किन किन विषयों पर हमारे चैनल के द्वारा वार्तालाप चाहते हैं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।